नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय रहते जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी का अमेरिका में विस्तार हुआ, इस बात का एहसास हुआ कि हमारी कम्युनिटी में से बहुत से लोग जो बिजनेस में हैं, अधिकांश लोग लिकर बिजनेस, कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस, गैस स्टेशन, होटल मोटल, इस तरह के बिजनेसेस में हैं। जब बात फ्रेंचाइज की आती है तो यहाँ इस क्षेत्र में भी बहुत से लोग बढ़ चढ़ कर के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। फिर वो चाहे फूड इंडस्ट्री से हो, फिर वो चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हो, तरह तरह के फ्रेंचाइज वो ले रहे हैं और उसमें कुछ सफल भी हो रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो असफल भी हो रहे हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस का वास्तु के साथ किस तरह से संबंध है, किस तरह से वास्तु मददगार हो सकता है आपके बिजनेस को बढ़ाने में, उसका विस्तार करने में, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से उस विषय पर बातचीत करेंगे। तो हमारा आज का विषय है फ्रेंचाइज बिजनेस एंड वास्तु। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे, फ्रेंचाइज बिजनेस एंड वास्तु? विकास जी, जब कभी आप वास्तु लिविंग के प्रोग्राम के लिए अलग अलग तरह के टॉपिक को सिलेक्ट करते हो, वो काफी चुनिंदा जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं इतने सालों से, या जो लोग नए लोग जुड़ते हैं, वो अलग अलग तरह के प्रोफेशन और करियर के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कभी हम घर के बारे में, कभी बिजनेस के बारे में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे अगर हम फास्ट फूड के बारे में बात करते हैं, डंकिन डोनट्स हो गया, बर्गर किंग हो गई, होटल मोटल के बारे में बात करते हैं, मैरियट हो गई, होटल ट्रू हो गई, या कोई भी हिल्टन ब्रांड हो गई, या आजकल जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो भी अलग अलग तरह की फ्रेंचाइज को लेते हैं, मैरिल लिंच है, काफी सारी कंपनियां हैं। तो जो लोग फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं वो दिल से चाहते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, उनको लगता है कि हमें वास्तु अप्लाई करना है, लेकिन एक हेजिटेशन उनको रोक लेता है। और आपने ये जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, आई एम होपिंग कि उसके माध्यम से कुछ ऐसे लोग जो फ्रेंचाइज बिजनेस के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या उनके साथ जुड़ने के लिए सोच रहे हैं। कई बार ऐसा है कि वो प्रोटोकॉल के साथ फ्रेंचाइज बिजनेस में जुड़े हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स फॉलो कर रहे हैं और उनको डर लगा रहता है कि कहीं प्रोटोकॉल की वजह से वास्तु कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से काफी अच्छे उनकी क्वेश्चन और क्वेरी के आंसर मिलेंगे, प्लस फ्रेंचाइज बिजनेस का वास्तु किस तरह से होता है, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ब्यूटी सैलून बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, और रेगुलर बिजनेस जो होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस, उसको कंसल्टेंट किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, वो दोनों का डिफरेंस होता है। वो कंसल्टेंट के तौर पे किस तरह के प्रोफेशनल व्यक्ति उसको कैसे देखते हैं, उसके बारे में भी इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को काफी जानकारी मिलेगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी जी के जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर, वो फ्रेंचाइजी को बांध देते हैं, और इसमें बांध इस कदर देते हैं कि फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं वो फ्रेंचाइजी को ये बताते हैं कि भाई आपको यही कलर स्कीम बनानी होगी, यही हमारा लोगो यूज करना होगा, यही आपको सीटिंग पैटर्न रखना होगा, इस तरह का डबल डोर चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, तरह तरह की बातें कि बाथरूम किस तरह का चाहिए, कितने स्क्वायर फुटेज की जगह चाहिए। तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद एक फ्रेंचाइजी को मिलती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद वो असमंजस में पड़ जाता है कि यदि मैंने वास्तु कंसल्टेंट को इन्वॉल्व कर लिया तो हो सकता है कि मुझे कोई लोकेशन के हिसाब से कहीं कोई फ्रेंचाइज में प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले हम लोग एक लोकेशन पर गए थे, वहां पर आपने बहुत अच्छी सलाह उस फ्रेंचाइजी को दी थी। न्यू जर्सी की ही शायद कोई लोकेशन थी, फास्ट फूड की लोकेशन थी, और मुझे याद है कि किस तरह से माइनर से चेंजेस कि किस तरह पे वो उनके जो कुकिंग गैस ओवन्स थे या कुकिंग गैस स्टोव्स थे वो किस गलत डायरेक्शन में थे। तो कुछ माइनर से चेंजेस से बाद में उन्होंने किस तरह से आपको शुक्रिया किया कि यू हेल्प देम एंड देयर बिजनेस इज डूइंग वेल। ये जो चीज है, इस पर मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ नए दर्शक जो जुड़े हैं उनको इस बात को बेहतर तरीके से समझाया जाए कि किस तरह से माइनर चेंजेस प्रोटोकॉल्स के दायरे में रहते हुए अगर किए जाएं तो कैसे वो लाभदायक हो सकते हैं। जी, वास्तु शास्त्र जो है विकास जी, वो कंस्ट्रक्शन का विषय है।
विश्वकर्मा जी ने बहुत सालों पहले, जबकि हमारे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, जब ये शास्त्रों का ज्ञान हमें मिला है अपने धर्म ग्रंथों से, तब से इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये काफी पुराना अर्वाचीन साइंस है। जबकि हम इतने सालों में मॉडर्न जमाने में अलग अलग कंट्री वाइज सब जगह पे उसको अप्लाई करें। आपने अगर एक कॉमन चीज देखी होगी, तो आज के जमाने में वास्तु कंसल्टेंट वर्ल्ड के हर कंट्री में, हर सिटी में है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जर्मनी में जाते हो, अगर आप रशिया में जाते हो, आगे अभी मैं कुछ टाइम पहले एक कंपनी के साथ काम कर रही थी, वहां पे एक रशियन लेडी थी, वो मुझसे बातें कर रही थी, तो वो लोग मेरे को टीचर कह के बुलाते थे। जो मेरी कंपनी के जो क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने कहा कि ये हमारी कंपनी की कंसल्टेंट है, तो वो लोग कहते हैं रशिया में कि जो हमारे लिए इस तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हम उसको टीचर बोलते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट का सामने वेंडर था, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे रशिया में भी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसको टीचर के नाम से बुलाते हैं। तो फिर वो दोनों मेरे को टीचर टीचर कहने लग गए। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि आज के मॉडर्न जमाने में अलग अलग रिलीजन के अंदर अलग अलग माध्यम से लोग, अगर आपको एनर्जी लेवल, वास्तु इस एनर्जी का सब्जेक्ट है पूरा, एनर्जी को कैसे क्रिएट करना, कैसे डाइवर्ट करना, एनर्जी फोर्स, जहाँ पे भी कोई कॉर्नर एनर्जी लेस हो, जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, तो उसको वहां पे कैसे आप नेगेटिविटी को दूर करके उसको एनर्जाइज कर सकते हो। ये जो सारे साइंस और मैथमेटिक्स के रूल्स के बने हुए जो सब्जेक्ट है, जो रूल्स है, वो वर्ल्ड के इतनी कंट्री में जैसे जैसे समय जा रहा है इसका विस्तार बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अगर वो इतना स्प्रेड हो रहा है, इतना फैल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ खास ऐसी स्पेशल बातें हैं, कुछ ऐसी अट्रैक्टिव बातें हैं जो आज के टाइम में अभी तक वो लाइव है, अभी तक वो बना हुआ है और आज भी हमारे लाइफ में उतना ही उपयोगी है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बदल गया, लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई, लोगों के बिजनेस के तौर तरीके बदल गए, लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस से प्रोटोकॉल यानी कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में आ गए। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ करियर कहीं किस तरह का भी हो, अलग अलग कंट्री में आपको हर तरह से वास्तु शास्त्र, फेंग शुई, ये सब एनर्जी से रिलेटेड सब्जेक्ट आज भी लोगों को हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो उसको एक, उसकी अहमियत जो है वो उसको बनाए रखने में आपको हेल्प करती है। सबसे पहली बात ये होती है विकास जी कि जब कोई कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट होता है तो उसमें ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो बिल्कुल आप ये कहो कि इसको आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कर सकते हो तो आप जगह को छोड़ दो। जब उपचारात्मक शास्त्र यानी कि वास्तु शास्त्र को जब हम रेमेडियल साइंस यानी कि किसी को उपचारात्मक शास्त्र का जब हम नाम देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो ऑलरेडी बना हुआ है इसका उपाय इसमें से मिलेगा, ऑलरेडी सही है या गलत है इसकी रेमेडी इसमें से मिलेगी। तो ये पूरा अपने आप में एक गाइड है कि कंस्ट्रक्शन के बने हुए कोई भी तरह के नेगेटिव कॉर्नर, कंस्ट्रक्शन की बनी हुई कोई भी कमियां अगर उस बिल्डिंग में किसी भी तरह से किसी भी कंट्री में है तो आप इसका उपाय कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें लोगों को हेजिटेशन है, लोगों के दिलो दिमाग में वास्तु के बारे में, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जितनी उनके बारे में जानकारी उससे ज्यादा उनके बारे में गलतफहमियां हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं कोई अपना घर कस्टम होम बनाऊंगा तो मैं पल्लवी को कॉल करूंगा। जब मुझसे बात करती है तो उनको लगता है अरे इट्स टू लेट, हमने इतना टाइम खराब कर दिया, हम रेंटल प्रॉपर्टी में भी पल्लवी को बुलाते थे। तो ये बात घरों की है। वैसे ही बिजनेस में कई बार होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे फ्रेंचाइज बिजनेस है, इसमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसमें अगर हम वास्तु के हिसाब से किसी को भी एडवाइस लेंगे, किसी को भी सलाह लेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेंचाइजी वाले इसको अलाउड नहीं करेंगे, उसको अलाउड नहीं करेंगे। ऐसे तमाम लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक्चुअली आप जो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, जिस तरह के भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग में हो, वास्तु में इतना पावर है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी इसके अंदर अलग अलग तरह की रेमेडी से रिलेटेड वास्तु के टिप्स है कि जो जिस तरह से जहाँ पे जितना हो सके उतना आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिससे आपके और आपकी फ्रेंचाइज के बीच में, आपके और आपके प्रोटोकॉल के बीच में इससे रुकावट खड़ी हो जाए। मैं अलग अलग सब्जेक्ट की मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो एक्सपर्टी है, वो मैं आपके साथ होटल मोटल इंडस्ट्री में, फिर फाइनेंस बिजनेस में, फिर काफी अलग अलग तरह के ब्यूटी सैलून बिजनेस में, आजकल लोग आईलैशेस के लिए काफी अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स वाली फ्रेंचाइजी को लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी अपनी केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी जो सुन के लोगों को काफी हैरानी होगी, और यहाँ तक कि हमारा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जिन प्रोटोकॉल के साथ, जिन कंपनियों के साथ हमने क्लाइंट को हेल्प की है, सुनर और लेटर उन कंपनी को पता चला कि इनके पास एक कंसल्टेंट है
तो यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोन में बात की है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने बिज़नेस के साथ जुड़े हुए कोई भी कंपनी का एक ही ध्येय होता है कि वो बिज़नेस वहाँ पे फ्लवरिश हो, वो बिज़नेस प्रॉस्पेरस हो। जिस वे से भी आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हो, हमेशा आपको उसमें एप्रिसिएशन ही मिलता है, और हम 101% हर तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से समझेंगे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में वास्तु को मद्देनजर रखते हुए किन किन पहलुओं को खास उन पर गौर करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, जिससे लाभ हो सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, और आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं फ्रेंचाइज बिजनेस और वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले हमारी बातचीत आकर के थमी थी कि वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है एक फ्रेंचाइजी को अपने बिजनेस में, किन किन चीजों पर उन्हें गौर करना चाहिए। थोड़ा ये गाइड कीजिए हमारे को कि अपने, जैसे आपके पास बहुत सारे केस स्टडीज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहां पर लोगों ने, ये तो सच है कि फ्रेंचाइजर्स के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, लेकिन उसी पैरामीटर्स में अगर वो कुछ चेंजेस को कर लेते तो शायद उन्हें जितना लाभ होना चाहिए था उससे ज्यादा होता, या लाभ बिल्कुल नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होता। वो कुछ गाइड कीजिए हमें। कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग का जो लेआउट होता है उसमें कुछ कॉमन यूटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार जहाँ पे आपने अपना फर्नीचर सेटअप या ऑफिस बनाया हुआ है, उस लोकेशन में सिर्फ आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है। कई बार प्रोटोकॉल जो होता है, अगर हम होटल मॉडल के बारे में बात करते हैं या कोई भी तरह के ब्यूटी सैलून के बारे में बात करते हैं, तो जो उसका बाहर का गेस्ट एरिया होता है या रिसेप्शन या लॉबी एरिया होता है, वहाँ पे हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। लेकिन अगर होटल के बारे में बात करें तो हमारे पास इनसाइड लॉन्ड्री रूम एरिया होता है, कॉमन एमिनिटीज एरिया होता है, स्विमिंग पूल एरिया होता है, और ऐसे काफी कॉर्नर्स होते हैं जो इनसाइड, जो लोग मैन्युअली उस प्रॉपर्टी बिजनेस को मेंटेन करते हैं, उन लोगों के हाथ में वो सारा एरिया होता है। प्रोटोकॉल वाले भी उसके अंदर अपना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जितना गेस्ट एरिया है, जितना गेस्ट लॉबी एरिया है, या जो भी रूम्स बने हुए हैं होटल मॉडल के, उतने तक उनके सारे रूल्स बने होते हैं। तो हमारे पास लैंडस्केपिंग के अंदर, अगर हम बिल्डिंग के बाहर लॉट के बारे में बात करते हैं, तो लॉट में हम लैंडस्केपिंग की हेल्प लेके, अगर बिल्डिंग के लिए कोई भी तरह का वास्तु दोष हमें फील होता है, तो वहां पे हम लैंडस्केपिंग की हेल्प से उसको फिक्स कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रोटोकॉल कहीं डिस्टर्ब नहीं होता है। बिल्डिंग के अंदर इनसाइड कोई तरह की बातें हैं, तो जो भी ऐसे कुछ कॉर्नर्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम ही नहीं होती है, जैसे अगर आप बात करते हो तो ब्रेकफास्ट एरिया का किचन होता है, अभी अभी मैंने कहा कि लॉन्ड्री रूम एरिया होता है, स्टोरेज होता है, तो ऐसे काफी कॉर्नर्स होते हैं। ऑनर की ऑफिस होती है, वहां पे हम आराम से अपने हिसाब से कलर्स रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फ्लोरिडा के अंदर एक ऑर्थोपेडिक शूज कंपनियों के साथ काम किया। उनका पर्पस ये होता है कि वो अलग अलग तरह के पैरों के प्रॉब्लम्स के लिए तरह तरह के शूज बनाते हैं। तो वो क्लाइंट काफी टाइम से, विकास जी, हमारा ये वास्तु लिविंग का शो देख रहे थे। 9 इयर्स लगे इनको मेरे तक पहुंचने में। तो इतने टाइम से वो देख रहे थे और उनका बिजनेस शुरुआत की, चल पड़ा, बहुत खुश थे। कुछ टाइम के बाद उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन लाइफ में हर जगह पे आते हैं। उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपांड कर दिया कि एक जगह पे आने के बाद बिजनेस में सफोकेशन होनी शुरू हो गई, और वहां पे आने के बाद गलती कहाँ थी पता नहीं चल रही थी, लेकिन जहां से प्रॉब्लम शुरू हो गए उसके बाद लगातार नॉन स्टॉप प्रॉब्लम हो रही थी, बंद ही नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ, मेरे को पता है फ्रेंचाइजी है, लेकिन लेट्स टॉक विद पल्लवी, एक बार बात करते हैं। फिर उन्होंने मेरे से बात की और ये कहा कि मैं 9 ईयर्स से आपके प्रोग्राम को देखता हूँ, आपके चैनल पे सारे अलग अलग छोटी छोटी टिप्स को नोट डाउन करता हूँ जो आप टीवी पे बताते हो, और अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना अप्लाई करने की। लेकिन मैंने कहा कि
आई एम क्यूरियस कि अगर आप इतने टाइम से देख रहे हो तो आप बनाने से पहले क्यों फोन नहीं किया? तो यही बात यहाँ पे आकर रुक गई कि फ्रेंचाइजी होने की वजह से उनको लगा कि मैं कैसे करूंगा। ऐसा हेजिटेशन सिर्फ उनको ही नहीं, शायद मुझे लगता है काफी और क्लाइंट्स को भी ऐसा होता होगा। तो इस वजह से वो रुके हुए थे। जब हमारी बातचीत शुरू हुई, जब कंसल्टेंसी डिसाइड हुई, हमने उनके साथ काम करना शुरू किया और जितना भी उनका बाहर का एरिया था उसमें सबसे पहले ये था विकास जी कि हमने काफी प्रोग्राम में कहा है कि बिजनेस के लिए ग्रे कलर्स होता है, लाइट स्काई ब्लू कलर होता है, वो कई बार यिन एनर्जी क्रिएट करता है जिससे बिजनेस का फोर्स जो होता है, बिजनेस में जो एनर्जी लेवल होती है उसको, वेल्थ एनर्जी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलते हैं। और उनकी कंपनी का जो प्रोटोकॉल था उसमें कुछ ऐसे ही कलर्स कॉम्बिनेशन थे जो उनको वहां पे बाहर कस्टमर एरिया में लगाने पड़ रहे थे। और यही एक कलर्स की बार बार बातें सुनने की वजह से उनको था कि मैं कैसे करूंगा। लेकिन जब कंसल्टेंसी हुई तब हमने देखा कि उनका जो जगह थी वो 3000 स्क्वायर फीट की थी, क्योंकि ये तो सारे अलग अलग एरिया में काफी जगह पे उनकी शोरूम बने हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो जो एरिया था वो कई बार कुछ जगह पे 2000 स्क्वायर फीट है, कई बार 2200 है, उसके बीच बीच में था। तो जो मेन उसकी लोकेशन थी जहाँ पे वो सारा बिजनेस मैनेज करते थे, वहां पे उन्होंने पीछे अपना ऑफिस बना रखा था, उनके पास पीछे स्टोरेज एरिया था। तो उनका जो फ्रंट एलिवेशन, जो कस्टमर रिसेप्शन एरिया था, मैंने कहा कि अगर ये आपका सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से, हमें इसको टच ही नहीं करना। तो उनको बहुत हैरानी हुई कि फिर वास्तु कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बिजनेस आता है, यहाँ पे तो कस्टमर आते हैं। मैंने कहा हमारे पास इतनी छोटी छोटी टिप्स है कि कस्टमर आते हैं, आपके प्रोटोकॉल है लेकिन फिर भी उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, वैसे टिप्स हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जो कस्टमर एरिया में डिस्प्ले जो उन्होंने सामान लगा रखा था, उसका नंबर ऑफ डिस्प्ले एंट्रेंस के पास दरवाजे से जैसे ही हम दुकान में प्रवेश करते हैं, जो भी जैसे हम शोरूम में प्रवेश करते हैं, उसके डोर के आसपास की वेलकम रख, डोर के आसपास का सिंपल ऑर्डिनरी डेकोरेशन, सिंपल ऑर्डिनरी फ्लावर के माध्यम से, इनसाइड जो उनका मेन एक्स्ट्रा सामान का जो स्टोरेज एरिया था, वहां पे हमने पूरी वास्तु की रेमेडी को अप्लाई किया। उनकी अपनी ऑफिस में बैठने का जो उनका सेटिंग अरेंजमेंट था वो हमने चेंज करके अप्लाई किया। कुछ वहां पे बाथरूम वगैरह वहां पे ऑलरेडी बने हुए थे, तो वो रेंटल प्रॉपर्टी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू गो विद द रेमेडी। तो वहां पे सिर्फ रेमेडी को अप्लाई किया गया। ये सारी चीजें करने के बाद हमने उनको कहा कि आप 90 to 120 डेज के बाद हमें कॉल करो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 60 डेज के बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोला कि पल्लवी, इट्स माइंड ब्लोइंग, काफी अच्छा। मेरे जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते थे उनको भी ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज चेंज। जबकि उन्होंने कंसल्टेंसी की तो वो चाहते थे कि प्राइवेसी बनी रहे, वो नहीं चाहते थे कि किसी के सामने वो दिखाई दे। तो उन्होंने ये बात कहीं पे भी किसी को भी डिक्लेयर भी नहीं होने दी थी। और वास्तु इस तरह से अप्लाई किया गया कि नथिंग इज विजिबल, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन एनर्जी जो है वो घर के अंदर, हमारी जो हीटिंग सिस्टम होती है, एसी सिस्टम है, उसके जैसा है। हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि एसी के ब्लोअर्स लगे हुए हैं, हीट सिस्टम है, हमारा सेंट्रल एसी, सेंट्रल हीट बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी वो वहां पे ठंड फील होती है, वहां पे आप हीट कर सकते हो, लेकिन वहां पे कोई चीज दिखाई नहीं देती है। वैसे एनर्जी का लेवल होता है कि एनर्जी को अगर आप सही तरीके से बांध के पूरे प्रॉपर्टी में अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्रिएट करते हो, तो वहां पे हर कोई नया आदमी आता है, उसको एनर्जी फील होती है। मैंने ह्यूस्टन में एक क्लाइंट का घर बनाया था, उनकी हमेशा ये बात होती थी कि पल्लवी, जो भी घर में आता है वो बोलता है कि इट्स वेरी डिफरेंट एनर्जी, आपके घर में कुछ है जो चीजों को बांधता है, जिससे अच्छा लगता है, ऐसा क्या इसमें है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेंचाइजी बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनको प्रोटोकॉल की चिंता है, ऐसे तमाम लोगों को जब कभी वास्तुशास्त्र का ख्याल अपने दिलो दिमाग में आता है, तो उनको ये देखना है कि जो आपके पहले प्रोटोकॉल के रूल्स है वो आपको अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अभी मेरिट के प्रोटोकॉल जो है अभी बदल गए, एवरी टाइम कुछ साल के बाद कलर्स कॉम्बिनेशन बदलते हैं। तो जहाँ भी कुछ ऐसे बिजनेस है जो शुरू में से ही बनाने का मौका मिलता है, तो प्रोटोकॉल में भी वो लोग आपको ऑप्शन देते हैं, कुछ बने हुए फ्लोर प्लान देते हैं उनके, और वो फ्लोर प्लान हमें अप्लाई करना होता है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट, जब बिल्डिंग को खरीदने से, सिलेक्शन से पहले अगर मुझे ये चांस मिलता है तो मैं उनको कुछ दिशाएं देती हूँ और वो फ्लोर प्लान और सारी चीज को समझती हूँ कि कहाँ पे किस तरह से इसको बिठाया जाएगा, और जिससे उसका रिसेप्शन वगैरह सही हो, उस तरह से मैं लॉट सिलेक्शन को हेल्प कर देती हूँ। सिलेक्शन में लॉट की सिलेक्शन ही ऐसे होती है कि उनका जो ड्राइंग्स था वो परफेक्टली बैठ जाए।
कई बार ऐसा चांस नहीं मिलता है। उन्होंने ऑलरेडी बिल्डिंग ले ली है, सब कुछ हो चुका है और उसके बाद वो हमारे पास पहुंचते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि जो प्रोटोकॉल का लिस्ट है वो हम उनसे मंगवा लेते हैं। उतने कॉर्नर छोड़ के उसके अंदर बाकी के जो एडिशनल कॉर्नर होते हैं जहाँ पे कोई भी अगर आप चेंजेस करते हो तो फ्रेंचाइजी को और फ्रेंचाइज कंपनी को दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उतने एरिया को ध्यान में रखकर हम रेक्टिफाई करते हैं। तो जहाँ पे सवाल है, जहाँ पे कोई भी तरह की परेशानी है, हर समाधान आपको उस साइड पे मिल ही जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं फ्रेंचाइज बिजनेस और वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले कि आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग इस तरह के बिजनेस में कनेक्टेड है, वहां पे जब कभी आप वास्तु के बारे में सोचते हो तो जो व्यक्ति हमें अप्रोच करता है, जो कंपनी का ओनर होता है, अगर एक से ज्यादा लोग हो, सोलो कंपनी ना हो और एक से ज्यादा पार्टनर्स हो, तो जो पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन की हम एक वेल्थ डायरेक्शन को ढूंढते हैं। थोड़ी सी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन हो सकता है मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूं क्योंकि थोड़ी प्रोफेशनल वे से बात है। तो जैसे हर व्यक्ति के लाइफ में अलग अलग जीवन में उसका वेल्थ कॉर्नर होता है, वैसे ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन जो भी लोग उस चीज को ऑन करते हैं उनका भी एक वेल्थ कॉर्नर होता है। और पूरी बिल्डिंग में अगर कुछ कर सको ना कर सको, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन था उस वेल्थ कॉर्नर को कई बार उस दिशा को इन्हांस किया जाता है, उस दिशा के अंदर चाहिए उतने एलिमेंट को रखा जाता है, वहां पे कुछ खास तरह का रेक्टिफिकेशन किया जाता है और सिर्फ एक छोटे छोटे प्रयास से आप उस प्रॉपर्टी की पूरी शक्ल और बिजनेस की दिशा बदल सकते हो और पूरी बिजनेस की दशा भी बदल सकते हो। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से कई बार फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर वास्तु जो होता है वो करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑन पेपर वास्तु का मतलब होता है कि जो लोग पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं उनके सारे लोगों की नाम और डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ इतना हमें चाहिए। साइलेंट पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो, उनका जो स्टेटस होता है उनका, वो हमें खाली उनका स्टेटस समझना होता है। हम ज्यादा उन पे फोकस करते हैं जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, जो उस बिजनेस को रन करते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो भी तरह के बिजनेस जिस तरह के भी मिलते हैं, ब्यूटी सैलून, लीगल स्टोर बिजनेस, अलग अलग तरह के फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस, जिस तरह की दिशा में वो जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रिलेटेड काफी सारे लोग मिलते हैं, वो भी अलग अलग बिजनेसेस बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि काफी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं, वहां पे भी उनको फ्रेंचाइज के रूल्स फॉलो करने होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उसको सक्सेसफुली कंसल्टेंट होने के नाते हम बना सकते हैं। अधिकांश जो फ्रेंचाइजी लोकेशंस होती हैं वहां पर कलर कॉम्बिनेशन, सीटिंग, किचन, रिसेप्शन एरिया, कैशियर एरिया, ये सब चीज़ों तो फ्रेंचाइजी के हिसाब से होती है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन मिल जाती है ओनर को कि कहीं ना कहीं वो उसमें अपना एक ऑफिस बना सकता है। डिपेंड करता है कि स्पेस कितनी है, वो कितना बड़ा या छोटा, वो डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन। लेकिन एक अगर चॉइस हो उसके पास कि मैं अपना ऑफिस जहाँ पर इंटरनल थोड़ा सा अपनी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर पाऊँ, वो अगर ऑप्शन हो, अगर जगह हो, तो वो किस दिशा में होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा वो गाइड कर दीजिए। ज्यादातर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है विकास जी। काफी सारे लोग जो होते हैं वो कॉमन वास्तु, यानी कि जो वास्तु शास्त्र के कॉमन प्रिंसिपल है उसको और इंडिविजुअल वास्तु के अंदर मिसगाइड हो जाते हैं। 90% कंसल्टेंट होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, जो हम लोग वास्तु के प्रोग्राम में बोलते हैं, कॉमन टिप्स को सुनी सुनाई बातें होती है, वो मैसेज आगे कन्वे करते रहते हैं। तो इसीलिए काफी सारे लोगों को लगता है कि हमें अपना ऑफिस जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए।
अभी कुछ दिनों पहले मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी। उनके घर में दोनों ब्रदर की वाइफ है और दोनों अलग-अलग बिज़नेस में है। एक वाइफ जो है उनकी रियल एस्टेट में है, दूसरी है वो फाइनेंस बिज़नेस में है। दोनों के लिए मेरे को उनकी ऑफिस लोकेशन बनाने का मौका मिल गया। तो जो उनकी फाइनेंस के साथ रिलेटेड जो उनकी डॉटर इन लॉ है, उनकी जो बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट थी वो हमने टुवर्ड्स वेस्ट फेसिंग बनाई। वो वेस्ट में बैठते हैं। और जो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी जो बड़ी डॉटर इन लॉ थी, उनका बैठने का तरीका जो था वो हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का रखा। तो लोग हमेशा कॉमन वास्तु, फिर कुछ न्यूमरोलॉजी के रूल्स, फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं और कई बार वो उसके बाद खुद ही उसके अंदर गुम हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वे क्या राइट रहेगा। वास्तु में एक सिंपल बात है कि कोई चीज पहले से डिसाइड नहीं होती है। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल वास्तु है, उसके बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट कॉमन होता है। लेकिन मैं प्रोग्राम में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जितना हो सके उतना वुडन फर्नीचर होना चाहिए। और अगर आपको ज्यादा अपने बारे में पर्सनली, मतलब आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस और अपने बारे में व्यक्तिगत पता ना हो, तो कॉमन आप नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हो। उसका रिजल्ट आपको सिर्फ 60 to 80% रहेगा। 80% में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको नॉर्थ सूट नहीं करता है, तो हो सकता है उनको ज्यादा फायदा ना मिले। नुकसान नहीं होता है लेकिन उसका फायदा नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा ज्यादा से अच्छे से समझने के लिए व्यक्ति का सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बैठने की तरीका जो होता है बिजनेस का, वो अपनी फेसिंग जो होती है वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस और अपने व्यक्तिगत सही दिशा के हिसाब से होना चाहिए। और कॉमन टिप्स में प्रोग्राम में ये भी देना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग इनबिल्ट फर्नीचर को चूज करते हैं। ऑफिस बनाने के लिए फर्नीचर ऐसा चूज करना चाहिए कि जो भी साइज के स्क्वायर फीट का ऑफिस हो, आप सेंटर में किसी भी वॉल को आप टच नहीं करो, ताकि उसकी नेगेटिविटी जो होती है वो आपको टच नहीं करती है और उससे नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा नहीं फैलती। अगर वहां पे कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन फोल्ड है तो भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सो सेंटर टेबल हो सकता है या किसी भी वॉल को ना टच करे वैसा टेबल होना चाहिए। लकड़ी का फर्नीचर वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम प्रेफर करते हैं और बैठने का तरीका व्यक्ति दर व्यक्ति और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, अपने हिसाब से समझ के बनाना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से संपर्क करने का सरल आसान तरीका pallavichelawada.com। पल्लवी जी, आइए अगले अंक तक के लिए मिलकर के दर्शकों से आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।